हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन टूर में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से लिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से रिलेटेड होंगी, और उनकी जो पुस्तक है एनसीईआरटी सार उसी से संबंधित होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास का क्या क्रम रहा और किस प्रकार से भारत के संविधान का विकास हुआ, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आए। तो जब भारत में ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब आए थे ये? 1600 में। तो दो चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा दिए गए चार्टर के कारण उन्हें भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। जब वो लोग व्यापार करने यहाँ आ रहे थे तो यहाँ आने से पहले ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें एक चार्टर दिया। चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र दिया, और उस अधिकार पत्र में यह लिखा था कि भारत के साथ ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेगी, और ये अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त होगा। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार प्राप्त था। ये कब की बात थी? 1600 में, जब भारत में ब्रिटिश पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, अर्थात ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इस चीज का ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा फायदा उठाया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार रखती थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि इस एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ा ब्रिटेन की सरकार को। तो वो क्या परिस्थितियां थी देखते हैं। परंतु जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो जाती है, तब उसके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार आ जाते हैं। 1764 में एक युद्ध होता है भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जो शासक वर्ग थे उनके साथ, और उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में जब होता है, उसके बाद जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है तो इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाते हैं। अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से टैक्स कलेक्शन कर सकती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि तब जाकर ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश संसद को यह लगता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कर रही थी उससे ब्रिटेन की सरकार भी घबराई हुई थी कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकार को हटा के खुद अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित कर ले। तो इसलिए उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है। तो इसी क्रम में कुछ कानून बनाए गए, और वे कानून किस प्रकार से थे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कानून बनाया गया उसकी हम बात करेंगे। जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने आई, लेकिन 1757 में पलासी के युद्ध में पहली बार उन्होंने भारतीयों से युद्ध जीता। दूसरी बार 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने भारतीयों से युद्ध जीता, और यहीं से उन्होंने यहाँ भारत में प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत की। ठीक है, तो 1764 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में प्रशासनिक शक्ति रखने लगी थी, भारत में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा था। ठीक है, तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो 1764 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया। ठीक है, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ना कि ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा वो 1858 तक रहा, और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटा के ब्रिटिश ताज ने यहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कारण क्या था? 1857 की महान क्रांति, जिसके बारे में आपको पता होगा। तब
भिन्न भिन्न अवसरों पर अनेक कानून बनाकर ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखा गया। मतलब जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तब तक ब्रिटेन की संसद ने क्या किया, अलग अलग समय पर अलग अलग नियम कानून बनाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते रहा। ठीक है, इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो पहला कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था ये एक्ट, क्या थी इसकी विशेषताएं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस सेशन के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जिसे आप लोग जरूर करिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। क्या थे ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, क्यों लाया गया था और इसके क्या क्या परिणाम रहे, इस चीज़ों की हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहीं से भारत में संविधान का जो निर्माण हम कहें, जो कानून बनाने की प्रक्रिया कहें, वो शुरुआत होती है। ठीक है, इसके पहले जो भी कानून थे वो कभी लिखित कानून नहीं हुआ करते थे, वे केवल किसी एक व्यक्ति के कह देने से मात्र कानून बन जाया करते थे। लेकिन पहली बार 1773 में ऐसा हुआ कि कंपनी के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक कानून बनाकर भेजा, एक नियम कानून बनाकर भेजा और उसी के हिसाब से अब भारत का शासन चलाया जाना था। तो इसी वजह से ये भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये प्रयास किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में जो भी कार्य कर रही है उस पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण रहे, यानी ब्रिटेन की संसद को बिना बताए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कोई मनमानी नहीं कर सकती है, इस बात को ध्यान में रखा गया। यह पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। मतलब इसके पहले जो ब्रिटिश संसद थी इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें कोई नुकसान है या कोई उनसे भय है, तो उन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की, नियंत्रित करने की कोशिश की। अतः इसी वजह से इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा कारण था जिसके कारण 1773 के एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, तो उसका सही आंसर होगा कि सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार ने इसी एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की थी, अतः इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था। अच्छा, अगर बात करें कि इसको किसने पारित किया था, तो ये पारित किया था तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ और इन्हीं के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, और किसकी सिफारिश पे पारित किया था तो वो भी देख लीजिए आप, एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर पारित किया था। मतलब ऐसा किसी को पता नहीं था कि किसने ये आइडिया दिया है, तो एक गोपनीय समिति हुआ करती थी, उसकी सिफारिश पर क्या किया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और इस समिति ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत कुछ कर रही है जिसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होता है लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। अब इसमें होते क्या क्या है चीजें, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें मुख्य रही, क्या क्या चीजें प्रमुख रही, इन चीजों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का भी अधिकार है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र नहीं है, ब्रिटिश संसद का इसके ऊपर अधिकार है और ब्रिटिश संसद को यह भी अधिकार है कि वो कंपनी को निर्देशित कर सके। ठीक है, कंपनी को आदेश दे सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी को बताया गया था कि कंपनी स्वतंत्र नहीं है बल्कि उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का पूरा नियंत्रण है और ब्रिटिश संसद जब चाहे उसे रेगुलेट कर सकती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता थी, दूसरी इसकी विशेषता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ क्या कर रही है, भारत या पूर्व के देशों में कौन कौन से तरीके के व्यापार कर रही है, उन सब की देख रेख के लिए
ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो प्रशासन है उसकी देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनाई गई ये संस्थाएं? इंग्लैंड में बनाई गई। ठीक है, ब्रिटेन में बनाई गई। और ये इसमें से पहली संस्था थी निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दोनों नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिख देता है और कहीं कहीं निदेशक मंडल लिखता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझना चाहिए। तो पहला बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बनाया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, हितधारकों की जो संस्था थी, ये दोनों के दोनों इंग्लैंड में बनाए गए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो दिया है वो लिखा है कि इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं निम्न है। मतलब ये अधिनियम जो बना इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है कि बंगाल प्रांत, देखो पहले 3 प्रेसिडेंसियां करती थी या 3 प्रांत हुआ करती थी। 3 प्रांत में एक था बंगाल, एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, पहले आप कुछ इस प्रकार से समझो कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक था बंगाल, एक था बॉम्बे और एक था मद्रास। ठीक है, तीनों के तीनों प्रेसिडेंसियां किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी। यानी यूं कहें कि 3 ब्रांच हुआ करते थे इनके, और तीनों ब्रांच के अपने अपने मैनेजर, जिन्हें हम गवर्नर कहते थे, वो हुआ करते थे। ठीक है, तो सबके अपने अपने गवर्नर है। तो ये पहले स्वतंत्र हुआ करते थे, इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था कर दी गई कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको कहा गया कि अब आप गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल माने जाएंगे। यानी उसका जो पोस्ट है वो थोड़ा सा और हाई कर दिया गया। और जो मद्रास है और जो मुंबई है वहां के गवर्नर आपके अंतर्गत काम करेंगे। ये बात इसके अंतर्गत कही गई थी। प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल के अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे को ला दिया गया था, मद्रास और बॉम्बे को ला दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला जो है, पहला क्या किया गया इसमें व्यवस्था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, दूसरी व्यवस्था इसमें की गई कि 1774 में डेट याद रखिएगा, 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय, एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय सॉरी नहीं, उच्च न्यायालय ही होगा। एक हाई कोर्ट की सॉरी मैं शायद गलती कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट, ये इंग्लिश थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में कलकत्ता के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इस नाम को याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और इनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। तो 2 बातें याद रखनी है कि पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे को इनका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों से ये कहा गया, ये कंपनी के जो कर्मचारियों थे से ये कहा गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते। कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, इस समय तक भ्रष्ट हो चुके थे और वे कंपनी के व्यापार से ज्यादा अपने निजी व्यापार पर ध्यान दिया करते थे। तो एक और रेगुलेशन इसमें लगाया गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपना पर्सनल ट्रेड करने की जो है छूट नहीं दी गई, उनको मना कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को क्या कहा गया, कहा गया कि ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मदद से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी द्वारा की जा रही सभी राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। अब ये क्या मामला है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो यह कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था और एक कोर्ट ऑफ
प्रोप्राइटर्स बनाया गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल से यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है, कौन कौन से गतिविधियां कर रही हैं, जिनमें मुख्य थे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले। इन सब की जानकारी कौन लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी से? ये लेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जानकारी किसको मिलेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मिलेगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसको देगा? वो देगा संसद को, पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को देगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कुछ व्यवस्था कर दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी गतिविधियां हैं राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों से रिलेटेड, उसकी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेगा, उसका जायजा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा और करने के बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी किसको? पार्लियामेंट को, ब्रिटिश संसद को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो आपका समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कुछ संभावित प्रश्न इससे रिलेटेड। तो क्या संभावित प्रश्न इस पे हो सकते हैं, तो इसे आप लोग मिस मत करिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कौन सा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 1765 में। 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इस इलाहाबाद की संधि के दौरान ही क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1765। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि भारत में उन्होंने क्षेत्र विस्तार शुरू किया और साथ ही साथ यहाँ पर अपना शासन चलाने लगे। तो वो कोई और युद्ध नहीं था, वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। 1751 में जो 1757 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ खास इन्होंने अपना विस्तार नहीं किया था, लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर विस्तार की नीति अपनाई और अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने लगे। साथ ही साथ 1765 में इन्हें जब राजस्व का अधिकार भी मिल गया तो इनकी मंशा जो है और ज्यादा बढ़ती गई। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 1764। तीसरा जो है क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसके द्वारा पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया? तो वो क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। अब बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो चौथा जो प्रश्न है वो है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोई और नहीं दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। ये भी आपको अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों एवं प्रशासन की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई थी और ये 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें से पहली संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की और दूसरी संस्था थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की, और दोनों के दोनों इंग्लैंड में ही बनाए गए थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1 और 3 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो वे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम गवर्नर जनरल बनने का चांस मिला था? तो वो सर एलिजा एम्पे थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड विलियम थे या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे? कौन थे ये? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग, जबकि सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल 3 प्रेसिडेंसियां थी। ये ध्यान मत दीजिएगा इस पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल 3 प्रेसिडेंसियां थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उस दौरान किस प्रेसिडेंसी को किसके अंतर्गत कर दिया गया था? तो मद्रास एवं कोलकाता का मतलब यहाँ बंगाल होगा। मद्रास एवं बंगाल को बॉम्बे के अंतर्गत, मद्रास एवं बॉम्बे को बंगाल के अंतर्गत। तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा कि मद्रास और बॉम्बे को
बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1774 में। यहाँ पे 1774 कर लीजिएगा। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कहता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब बना तो ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किसके माध्यम से सशक्त हो गया? मतलब किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां हैं उसको ब्रिटेन की संसद तक पहुंचाने का कार्य किया? तो वो किया था किसी और ने नहीं, निदेशक मंडल ने। निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। इसको किसने किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जिसको हिंदी में हम निदेशक मंडल बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आगे अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां जो प्रश्न है वो लिखा है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये भी कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये राजस्व और जो नागरिक और सैन्य मामले थे ये कौन पहुंचाता था ब्रिटिश संसद तक? तो ये पहुंचा कोई और नहीं, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटेन की संसद तक पहुंचाने का काम करता था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और वेट, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और मैं इसी तरह से पूरी पॉलिटी के जो वीडियोस हैं हर टॉपिक वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं जो कि तैयारी करता हूं, और इसी दौरान मैंने कुछ वीडियोस बनाने का भी डिसीजन लिया है कि जो मैं पढ़ता हूं और जिस तरीके से मैं पढ़ता हूं उस तरीके को मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। और कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो सिलेबस है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हमें दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।